Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to start with chapter number 24 of our spectrum, that is post-war national scenario. आपको लास्ट लेक्चर तक हमने ये बताया कि कैसे सुभाष चंद्र बोस एंड आईएनए का फॉर्मेशन हुआ, कैसे आईएनए जो है वो इंडिया की तरफ आई, राइट। लेकिन जब जापानीज आर्मी को विड्रॉ करना पड़ा तो उसके साथ साथ आईएनए को भी विड्रॉ करना पड़ा, और जब जापानीज आर्मी को सरेंडर करना पड़ा आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑन August 15th 1945, उस वक्त आईएनए को भी सरेंडर करना पड़ा। एंड जो आईएनए के पीओडब्ल्यूज हैं, यानी कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स हैं, उनको इंडिया वापस लाया गया। क्यों लाया गया? उनका कोर्ट मार्शल करने के लिए उन्हें इंडिया वापस लाया गया, राइट। दिस इज द बैकग्राउंड। आपको ये बैकग्राउंड याद रखना है। अब हम आगे देखने वाले हैं कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद सिनेरियो क्या था। टू इंपॉर्टेंट स्ट्रैंड्स ऑफ नेशनल अपसर्ज आप देखने वाले हैं, और ये दो अपसर्जेस आपको पता है हम 1945 में है, तो लास्ट के 2 years जो है ब्रिटिश रूल के, लास्ट 2 years, राइट, उस वक्त की ये स्टोरी है, राइट, हिस्ट्री है। तो आप देखेंगे कि जो पहला स्ट्रैंड है वो तो इन्वॉल्व कर रहा था नेगोशिएशंस इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट, INC which is your Indian National Congress, then you have ML which is your Muslim League, right. Also इस वक्त ये जो स्टैंड है इसमें आपको देखने को मिलेगा इंक्रीज्ड कम्युनल वायलेंस, राइट। ऑल्सो जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आपका पार्टीशन जो है वो कैसे यहाँ पर वॉज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑल ऑफ दिस। सो फर्स्ट स्ट्रैंड जो है वो नेशनलिस्ट अपसर्च का नेगोशिएशंस के फॉर्म में, नेगोशिएशंस बिटवीन गवर्नमेंट, मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। देयर इज इंक्रीज इन कम्युनल वायलेंस एंड ऑल्सो पार्टीशन जो है वो वो अब यहाँ पे फॉर्म ले रहा है। सेकेंड जो आप देखेंगे वो था स्पोरैडिक है, लोकलाइज्ड है, एक नेशनल लेवल पे नहीं है बट लोकलाइज्ड लेवल पे है, राइट। और यूनाइटेड मास एक्शन के रूप में भी है। कौन कौन यूनाइटेड मास एक्शन में है? यू सी पेजेंट्स है, राइट। ऑल्सो यू सी कि यहाँ पे आपको मिलिटेंट एक स्ट्रैंड भी देखने को मिलेगा, राइट। तो पहला वाला नेगोशिएशंस है, सेकेंड वाला जो है वो मिलिटेंट है, लोकलाइज्ड है, राइट, स्पोरैडिक है, मास एक्शन है, ठीक है। दो अलग स्ट्रैंड्स आपको दिख रहे हैं, डिस्टिंग्विश्ड है, राइट, बाय वर्कर्स एंड पेजेंट्स, करेक्ट है। ये एक्टिविटी अगर आप देखेंगे किस तरीके से ओकेजन हुई थी, तो आप देखेंगे कि आईएनए का जो रिलीज मूवमेंट है वो यहाँ पर था। RIN जो रिवोल्ट है विच इज़ योर रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट, वो भी था। तेभागा मूवमेंट अगर आप बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, तेभागा मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम देखने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा वर्ली मूवमेंट, वर्ली रिवोल्ट, राइट, पंजाब किसान मोर्चाज, ट्रैवनकोर का जो स्ट्रगल था, पीपल स्ट्रगल, राइट। उसके अलावा तेलंगाना रिवोल्ट ऑफ पेजेंट्स। ये कुछ जो आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में, कैसे जो मिलिटेंट एक्शंस हैं, लोकलाइज स्पोरैडिक जो मास मूवमेंट्स हैं, वो मास अपसर्जेस हैं, वो कैसे ओकेजन हुए विद दीज मूवमेंट्स, राइट। ये हम देखने वाले हैं। चेंज इन गवर्नमेंट एटीट्यूड इस वक्त आपको देखने को मिलेगा, उसका रीज़न देख लेते हैं। एक्चुअली में आपको पता चलेगा कि आफ्टर द जब ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, गवर्नमेंट ने सारे जो आपके लीडर्स हैं, मेन लीडर्स, उनको अरेस्ट करके अननोन डेस्टिनेशन की तरफ भेज दिया गया था, राइट। उसके बाद जब नेगोशिएशन स्टार्ट हुई गवर्नमेंट की विद INC, तब गवर्नमेंट ने क्या किया? दे लिफ्टेड बैन फ्रॉम कांग्रेस लीडर्स एंड रिलीज देम। कब रिलीज किया था? हमने पढ़ा था जून ऑफ 1945 में, ठीक है। उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था? उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि जो ये लोग हैं ये डीमोरलाइज हो चुके होंगे अभी तक जेल में रहकर, और लीडरलेस, मतलब जो जेल में है वो डीमोरलाइज हो गए होंगे, और ऑलरेडी जो बाहर हैं वो लीडरलेस होने की वजह से डीमोरलाइज हो चुके होंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, राइट। क्राउड जो है वो इम्पेशेंट हो गई, उनमें इम्पेशेंस आ गया कि अब आगे क्या करना है, ठीक है। तो एक तरीके से एनर्जाइज हो गई, पॉपुलर एनर्जी जो है वो रीसर्फेस हुई,
राइट 3 साल का जो, ऑफ कोर्स अगर आप 3 साल तक किसी को रिप्रेस करेंगे, सप्रेस करेंगे, तो ऑब्वियसली जो उसके बाद उनके अंदर एनर्जी फिल हो सकती है, वो नो आउटबर्स्ट हो सकता है लाइक अ वोल्केनो, और वही चीज़ हुई 3 साल तक रिप्रेशन के बाद अब लोग अपनी एनर्जी को डायरेक्शन देने के लिए तैयार थे, राइट। पॉपुलर एक्सपेक्टेशंस आप देखेंगे कि और बढ़ गई जैसे ही जो लीडर्स हैं उनको रिलीज किया गया, जो पॉपुलर एक्सपेक्टेशंस है वो बढ़ गई, राइट। वेविल प्लान जो है वो फेल हो गया, इट वॉज अ बिग फेल, वी नो दैट, राइट। तो वेविल प्लान जो कि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट का बैकिंग था, जिसके पास, जो ब्रिटेन की कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है, वो फेल हो गया। ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक जो है वो सॉल्व नहीं हो पाया। 1945 में आप देखेंगे कि हमने आपको बोला था कि ये वेविल प्लान बनाने के पीछे रीज़न ही ये था कि इलेक्शंस होने वाले थे ब्रिटेन में। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो चाहती थी, जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है वो चाहती थी कि उनकी एक इमेज बने ऑफ सिंपथाइजर्स, ऑफ पीपल हु वांट टू सॉल्व कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक इन इंडिया, राइट। उसके बाद इलेक्शंस हुए और आप देखेंगे कि लेबर पार्टी फॉर्म हुई, ठीक है। लेबर पार्टी की गवर्नमेंट यहाँ पे आपको बनते हुए नजर आ जाती है। जैसे ही लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, इनको न्यू प्राइम मिनिस्टर मिलता है, और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है क्लेमेंट अटली। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किस वक्त कौन प्राइम मिनिस्टर थे। सेक्रेटरी इंपॉर्टेंट, वाइस रॉय सेक्रेटरी एंड प्राइम मिनिस्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, गवर्नर जनरल्स एज वेल। तो इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है लेबर पार्टी की जीतने के बाद 1945 में, वो है क्लेमेंट अटली, ओके, इजी। और जो सेक्रेटरी हैं वो है पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस इज द सेक्रेटरी, ओके, पैथिक लॉरेंस इज द सेक्रेटरी, राइट। अब आप देखेंगे कि सितंबर ऑफ 1945 में क्या होता है। अगस्त में 1945 में पहले तो इलेक्शंस को अनाउंस किया जाता है, राइट, सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल असेंबली के लिए। अगस्त में पहले इलेक्शंस को अनाउंस किया जाता है, सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल इलेक्शंस को अनाउंस किया जाता है। सितंबर 1945 में अनाउंस किया जाता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी आफ्टर द इलेक्शंस, राइट, एंड द गवर्नमेंट वाज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ क्रिप्स ऑफर, ठीक है। तो 1945 में क्या अनाउंस किया जाता है सितंबर में, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, कन्वीन की जाएगी आफ्टर द इलेक्शंस। कौन से इलेक्शंस? जो कि अगस्त में अनाउंस हुए, सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल। एंड जो गवर्नमेंट है वो वर्क कर रही है अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स ऑफर, ठीक है। ये जो चेंज इन एटीट्यूड है गवर्नमेंट में, इसका रीजन क्या था, वो हम थोड़े से रीजंस देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ, देयर वाज अ चेंज इन बैलेंस ऑफ ग्लोबल पावर, ये आपको पता है, राइट। यूके अब जो है इंपॉर्टेंट बिग पावर नहीं थी, राइट। यूएसएसआर और यूएसए का राइज आप देखेंगे एज सुपर पावर्स, राइट। और दोनों ही जो नेशंस है, दोनों ही जो पावर्स है बेसिकली, यूएसए एंड यूएसएसआर, वो दोनों इंडिया की फ्रीडम के फेवर में थे। तो यूके जो है अब एक फॉर्मिडेबल पावर नहीं थी, यूएसएसआर और यूएसए अब इंपॉर्टेंट सुपर पावर्स बन चुकी थी, और दोनों ही चाहती थी कि इंडिया को फ्रीडम मिले, राइट। आपको मैंने शुरुआत में भी, व्हेन वी वर स्टार्टिंग अबाउट कंजर्वेटिव एंड लेबर गवर्नमेंट, ऐसे अलग से तो नहीं पढ़ा, बट वाइल वी वर स्टार्टिंग नेशनल मूवमेंट, तो हमने लेबर और कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लेबर गवर्नमेंट है वो एक्चुअली में अ लिटिल मोर सिंपैथेटिक थी व्हेन कंपेयर टू द कंजर्वेटिव गवर्नमेंट। तो जो न्यू लेबर गवर्नमेंट थी वो थोड़ी और सिंपैथेटिक थी, राइट। थ्रू आउट यूरोप आप देखेंगे कि एक वेव है सोशलिस्ट रैडिकल गवर्नमेंट की। राइज ऑफ यूएसएसआर उसका एक मेजर आप रीजन देखेंगे कि वाई सोशलिस्ट गवर्नमेंट्स का एक वेव आया है। यूएसएसआर का राइज भी उसी वक्त है, राइट। ऑल्सो ऑफकोर्स ये आप थ्रू आउट हिस्ट्री देखेंगे कि कैसे बहुत सारे वॉर्स हारने या बहुत सारे इम्पीरियलिस्ट एंडेवर्स ना लेने के पीछे जो रूलर्स हैं उनका क्या रीज़न रहा है, ये एंशिएंट हिस्ट्री में भी आप देखने वाले हैं। जब आप देखेंगे कि बहुत सारी पावर्स जो बाहर से इंडिया की तरफ आई, उन्होंने बहुत सारे जगह पे अटैक इसलिए नहीं किया क्योंकि जो उनके सोल्जर्स हैं वो अब टायर्ड हो चुके थे,
यू नो दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग. ऑब्वियसली इट्स अ मैन एफर्ट. तो सोल्जर्स जो है वो टायर हो चुके थे, वो थक चुके थे. इकोनॉमी जो है शैटर हो चुकी थी. तो ऑब्वियसली इकोनॉमी जैसे ही शैटर होती है, कोई भी वॉर से जो मिडिल क्लास है या नॉर्मल मैन है उसका भरोसा उस वॉर से उठ जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सफ़र करता है वो एक मिडिल क्लास मैन या एक समवन हु डज नॉट हैव एफिशिएंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज, वो सफ़र करता है. तो उनका इस वॉर से ऑफकोर्स भरोसा उठ जाता है, राइट. ऑल्सो आप देखेंगे कि एंटी इम्पीरियलिस्ट वेव एक आ चुकी थी. एंटी इम्पीरियलिस्ट वेव साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिली, राइट. वियतनाम, इंडोनेशिया, राइट. फ्रेंच और डच रूल के अगेंस्ट ये एंटी इम्पीरियलिस्ट वेव आपको देखने को मिली, राइट. और एक्चुअली इकोनॉमी शैटर होने के रीजंस बहुत सारे थे, राइट. इकोनॉमी शैटर होने के रीजंस आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है बाय 1945, जो लंदन की गवर्नमेंट है, इट एक्चुअली ओड इंडिया 1.2 बिलियन यूरोस. ठीक है. तो 1.2 बिलियन यूरोस जो है लंदन की गवर्नमेंट ओ कर रही थी टू इंडिया, राइट. और एक यूएस लैंड लीज अग्रीमेंट भी हुआ था. यूएस लैंड लीज अग्रीमेंट, ठीक है. तो वो भी ड्रेन कर रहा था इकोनॉमी को यूके की. वो फाइनली जो ये यूएस लैंड लीज अग्रीमेंट है, इसका पे ऑफ 2006 में जाके हुआ है टोटल. तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ड्रेन किया होगा इकोनॉमी को यूके की, राइट. इसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्शंस जो है वो इनएविटेबल थे, राइट. इलेक्शंस अब होने ही थे, क्योंकि आप देखेंगे 1934 में हुए थे और 1937 में हुए थे प्रोविंसेस के लिए. लास्ट इलेक्शंस जो प्रोविंसेस के लिए हुए थे वो 1937 में हुए थे, और 1945 ऑलरेडी आ चुका था. 1934 में सेंटर के लिए हुए थे, राइट. तो 11 साल बाद होने वाले थे. तो इलेक्शंस वर इनएविटेबल, राइट. ऑल्सो आप देखेंगे जो ऑफिशियल्स हैं वो फियर कर रहे थे कि कांग्रेस एक और रिवोल्ट कर देगी और 1942 जैसी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, लाइक क्विट इंडिया मूवमेंट टाइप सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, ठीक है. कॉम्बिनेशन हो सकता था, क्योंकि ऑलरेडी आप देखिए छोटे मोटे अग्रेरियन रिवोल्ट्स, बड़े भी. अभी हम बहुत सारे अच्छे अच्छे रिवोल्ट्स पढ़ने वाले हैं, राइट. हमने कुछ नाम देखे थे, वाघा मूवमेंट एक्सेट्रा, राइट. तो इम्पॉर्टेंट रिवोल्ट्स जो हो रहे हैं उनसे भी उनको डर लग रहा था, अग्रेरियन हो या आर्मी, आईएनए, राइट. तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट का चेंज ऑफ एटीट्यूड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा था, राइट. आपको ये समझना पड़ेगा कि लेबर गवर्नमेंट ने ब्रिटिश को रिट्रीट करने के लिए मजबूर नहीं किया. ब्रिटिश को रिट्रीट अब करना ही था, ब्रिटिश का विड्रॉल अब अब इट वाज बाउंड टू हैपन. अब वो निश्चित था कि ब्रिटिश वॉज गोइंग टू रिट्रीट. लेकिन लेबर गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस को एक्सपीडिएट किया, इस प्रोसेस को जल्दी कर दिया. समझ रहे हो आप. लेबर गवर्नमेंट के आने के बाद ये प्रोसेस जो है वो जल्दी हुआ, ठीक है. सो एक्सपीडिएट करने का, कैटलिस्ट बनने का एक प्रोसेस लेबर गवर्नमेंट ने किया, ठीक है, राइट. कंजर्वेटिव होते तो हो सकता है, यू नेवर नो, आप हिस्ट्री के बारे में बोल नहीं सकते कि क्या हुआ होता, बट लेबर गवर्नमेंट ने डेफिनेटली उसको एक्सपीडिएट किया, राइट. अब हम देखते हैं कांग्रेस इलेक्शंस कैंपेन एंड आईएनए ट्रायल्स, राइट. मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर जो है इलेक्शन कैंपेन का कांग्रेस का था टू मोबिलाइज इंडियंस अगेंस्ट ब्रिटिश, राइट. तो ये जो इलेक्शन हो रहे ये सिर्फ वोटिंग नहीं मांग रहे. वोटिंग तो मांग ही रहे हैं कि आपको कांग्रेस को जिताना है, बट अब जो इलेक्शन हो रहा है वो बेसिकली सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि मोबिलाइज किया जा रहा है अगेंस्ट ब्रिटिश इन एवरी वे पॉसिबल, राइट. आप देखेंगे कि यहाँ पे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स देखने को मिलेंगे अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन, ठीक है. तो ये इलेक्शन में बताया गया कि कैसे स्टेट रिप्रेशन हुआ है ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट. तो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कैसे
आपके लीडर्स को हटाया गया, अननोन डेस्टिनेशंस में पहुंचा गया, कैसे आपको रिप्रेस किया गया, ऑल्सो दैट वॉज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, राइट? वो सेम पीरियड है, ठीक है? तो उस वक्त हुआ, राइट? ऑल्सो ग्लोरीफाई किया गया उस वक्त जिनकी जाने गई, कंडेम किया गया ऑफिशियल्स को, और जो ब्रेव रेजिस्टेंस है लोगों का, और आपको समझना पड़ेगा कि वो लीडरलेस थे, ठीक है? लीडर्स को हटा दिया गया था, उसके बाद भी, उसके बावजूद भी जिस ब्रेवरी के साथ लोगों ने रेजिस्टेंस दिखाया, उसको ग्लोरीफाई किया गया, राइट? मोरल बढ़ाया गया लोगों का, मेमोरियल सेटअप किए गए, रिलीफ फंड सेटअप किए गए, राइट? जिनकी जाने गई उनके लिए, राइट? और जो ऑफिशियल्स रिस्पॉन्सिबल थे उनको कंडेम किया गया, प्रॉमिस किया गया कि एक बार जब इलेक्शंस हो जाएंगे तो इंक्वायरी बैठी जाएगी, ठीक है? ऑफिशियल्स को, गिल्टी जो है ऑफिशियल्स, उनको पनिश किया जाएगा, ऐसे प्रोमिस किए गए, राइट? आप देखेंगे कि इसका एक नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि ये जो स्पीचेस हैं ये बहुत कॉमन हो गई थी कि जो ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने रिप्रेस किया गया है उनको इलेक्शंस के बाद देख लिया जाएगा, उनको गिल्टी ऑफिशियल्स को पनिश किया जाएगा। जो गवर्नमेंट है वो इन स्पीचेस को चेक नहीं कर पा रही थी, वो इस पे इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्ब नहीं कर पा रही थी, और इस वजह से एक डेविस्टेटिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। वो क्या था? जो सर्विसेज की मोरल थी, जो ये ऑफिसर्स की सर्विसेज थी, उनकी मोरल थी, वो डाउन हुई। तो ये गवर्नमेंट के लिए तो ये बुरा ही है, क्योंकि आप एक तरीके से एरोड कर रहे हो लॉयल्टी फ्रॉम गवर्नमेंट। लॉयल्टी, जो लॉयलिस्ट है गवर्नमेंट की, जो सर्विसेज में है, उनकी आप मोरल डाउन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट की ओवरऑल लॉयल्टी है वो नीचे जा रही है। समझ रहे हो आप? ठीक है, कैसे जा रही है समझ रहे हो ना आप? कि ये बोला जा रहा है कि ऑफिशियल्स जो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर रिप्रेशन, उनको इलेक्शंस के बाद पनिश किया जाएगा। तो अब ये ऑफिशियल्स जो है सर्विसेज में जो है वो डर रहे हैं, राइट? और वो गवर्नमेंट लॉयलिस्ट हैं, तो एक तरीके से अगर वो सेक्शन जो है वो वीक हो जाएगा तो गवर्नमेंट की लॉयल्टी जो है वो एरोड होने वाली है, ठीक है? राइट? और आपको ये भी पता होगा कि जिन प्रोविंसेस में सबसे ज्यादा रिप्रेशन हुआ है वहां तो कांग्रेस जीतने ही वाली होगी ना। आप ये समझ लो, जहां पे जिस प्रोविंसेस में बहुत ज्यादा रिप्रेशन हुआ है वहां पे इलेक्शन रिजल्ट क्या होने वाला है वो तो ऑब्वियसली सबको पता है। अगर आपने हिस्ट्री नहीं भी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि वहां उस वक्त क्या हुआ होगा, राइट? तो एक जेंटलमैन्स अग्रीमेंट इंपॉर्टेंट लगा गवर्नमेंट को विद कांग्रेस, ठीक है? क्योंकि अभी डर लग रहा है कि प्रोविंसेस जहां पे बहुत ज्यादा रिप्रेशन हुआ है वहां कांग्रेस जीतने वाली है, तो उन ऑफिशियल्स का क्या होगा जो रिप्रेशन में साथ दे रहे थे। तो एक जेंटलमैन अग्रीमेंट करने के लिए तैयार हो गई गवर्नमेंट विद कांग्रेस, ठीक है? राइट? इसके अलावा क्या हुआ अब हम वो देखते हैं। आईएनए ट्रायल्स का इस वक्त क्या इंपॉर्टेंस था आप देखेंगे, ठीक है? मास प्रेशर था अगेंस्ट ट्रायल ऑफ आईएनए। आईएनए के जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं जिनको लाया गया था, मैंने आपको स्टेट कर दिया बिफोर आई स्टार्टेड द लेक्चर, राइट? हमने लास्ट लेक्चर में इसको पढ़ा था, राइट? उनका ट्रायल होने वाला था, उनका कोर्ट मार्शल होने वाला था, राइट? इसके अगेंस्ट मास प्रेशर था कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? लोग इसके अगेंस्ट थे। इसको आप एज ऑफ अ वोल्केनो की तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि इसने डिसाइसिव शिफ्ट लाया इन गवर्नमेंट पॉलिसी। पहले आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इतनी ब्रूटल थी कि दे डिसाइडेड टू होल्ड पब्लिक ट्रायल्स फॉर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर, ठीक है? राइट? तो आप देखेंगे कितना ब्रूटल उनके साथ ट्रीटमेंट होने वाला था। जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर आए थे आईएनए के, उनके साथ पब्लिक ट्रायल होने वाला था, राइट? उनको डिसमिस किया गया फ्रॉम सर्विसेज, राइट? 7,000 ऑफ देम विदाउट ट्रायल वर डिटेन्ड, विदाउट ट्रायल। समझ रहे हो आप? 7,000 लोगों को, ठीक है? राइट?
फर्स्ट ट्रायल जो है आप देखेंगे रेड फोर्ट में हुआ था दिल्ली में, ठीक है, 1945 नवंबर। और ऑफ कोर्स द मोस्ट बिजार मिस्टेक एनी गवर्नमेंट कुड हैव मेड, उन्होंने यही किया। उन्होंने प्रेम कुमार सहगल जो कि एक हिंदू थे, मुस्लिम शाहनवाज खान, राइट, और एक सिख गुरबख्श सिंह ढिल्लों, राइट, इन तीनों को डॉग पे एक साथ खड़ा कर दिया। तो आप एक साथ आपने सबको सबको परेशान कर दिया, सारे रिलीजन्स को आपने एक साथ यू हैव मेड देम एंग्री। वैसे ही प्रिजनर्स ऑफ वॉर आईएनए के ट्रायल के अगेंस्ट लोग ऑलरेडी दे वर एंग्री, और आपने ये सबसे ब्रूटल मिस्टेक की कि आपने तीनों एक तरीके से हिंदू, मुस्लिम एज वेल एज सिख को खड़ा कर दिया वहां पर, राइट। ये तीन नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स, प्रेम कुमार सहगल जी, शाहनवाज खान जी एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लों जी। ये आपको इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपके प्रीलिम्स में ये नेम आ चुका है, और आपको पता होना चाहिए कि आईएनए ट्रायल्स की बात हो रही है, रेड फोर्ट 1945, ठीक है। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, लेकिन अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन आवर हिस्ट्री, ठीक है, राइट। ठीक है। अनदर इशू आप देखेंगे रिलेटिवली स्मॉलर देन दिस, बट आप देखेंगे कि आईएनए के इंडियन आर्मी के जो यूनिट्स थे उनको यूज किया गया था टू रिस्टोर फ्रेंच एंड डच कॉलोनी। कहाँ पे? वियतनाम और इंडोनेशिया में। तो इससे भी एंटी इंपीरियलिस्ट फीलिंग जो है वो बढ़ गई, राइट। बहुत स्मॉल एक टॉपिक और देख लेते हैं सो दैट इट्स इजी फॉर यू टू रिमेंबर। मैंने आपको ये इसलिए बताया अभी जो ये ट्रायल है रेड फोर्ट का, वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो हमने अभी इसलिए पढ़ा क्योंकि हम देखने वाले कि कैसे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, मतलब जो कांग्रेस का प्रॉमिस था ड्यूरिंग इलेक्शंस, तो कैसे कांग्रेस का क्या स्टैंड था इसमें और कैसे इट फ्रेम्ड आवर हिस्ट्री, राइट। तो आप देखेंगे कि 1945 में बॉम्बे में सितंबर में, ठीक है, रेजोल्यूशन पास होता है, पोस्ट वॉर रेजोल्यूशन है, फॉर सपोर्ट ऑफ आईएनए's कॉज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, राइट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। डिफेंस जो है आईएनए प्रिजनर्स का वो कौन करने वाले थे? भूलाभाई देसाई, ताज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ कटजू, जवाहरलाल नेहरू एंड असफ अली, ठीक है। कोर्ट में डिफेंस के लिए ये लोग तैयार थे, राइट, ठीक है। आईएनए रिलीफ इंक्वायरी कमिटी ये बनी थी, और इन्होंने आईएनए रिलीफ एंड इंक्वायरी कमिटी बनी थी, ठीक है। और आप देखेंगे कि उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया मनी, ठीक है, और जिनको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत थी उनको थोड़ी हेल्प की, ठीक है, और फंड कलेक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज हुए। तो कांग्रेस का स्टैंड आपको 1945 का जो रेजोल्यूशन है जो सितंबर में पास हुआ बॉम्बे में, उससे आपको पता चल गया कि फुल सपोर्ट था उनको, आईएनए कॉज को वो दे रहे थे, राइट। और कैसे जो बहुत सारे लीडर्स हैं आप यहाँ पे देखेंगे, उन्होंने कोर्ट में आईएनए ट्रायल्स में जो आईएनए पीओडब्ल्यूज हैं उनको सपोर्ट करने की कोशिश की, राइट। अब हम आईएनए एजिटेशन देखेंगे, बट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी आपको बैकग्राउंड क्लियर है, राइट। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की 3 पर्सनैलिटीज़ के आपको नाम याद है। रेड फोर्ट इंसिडेंट, फर्स्ट आईएनए ट्रायल 1945 नवंबर, ठीक है, इंपॉर्टेंट। देयर वाज अ हिंदू प्रेम कुमार सहगल, देयर वाज अ मुस्लिम शाहनवाज खान एंड देयर वाज अ सिख गुरबख्श सिंह ढिल्लों, राइट। तीनों नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1945 नवंबर, रेड फोर्ट दिल्ली, राइट, फर्स्ट ट्रायल, ठीक है। चलो, नाउ वील